नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान हैं या फिर ट्रेडर, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 6 महीने के निचले लेवल से क्रूड में दिखाई रिकवरी। ब्रेंट का भाव $95 के पार निकला, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने और कमजोर डिमांड से ऊपरी स्तरों पर दबाव कायम। मजबूत डिमांड से नेचुरल गैस में लगातार तेजी। फेड मिनट्स में रेट हाइक को लेकर कोई नई क्लैरिटी नहीं आने से सोने में निचले स्तरों से लौटी खरीदारी, लेकिन कॉमेक्स पे लगातार तीसरे दिन $1800 के नीचे के भाव। वहीं चांदी में आज सुस्त कारोबार। बेस मेटल्स में मिलाजुला कारोबार। एलएमई पे कॉपर में करीब 1.5% की बढ़त, लेकिन निकल और जिंक में गिरावट। फेड की अगली पॉलिसी में दरों में बढ़ोतरी की आशंका से दबाव। और 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले शुगर सीजन के लिए सरकार जल्द ला सकती है एक्सपोर्ट पॉलिसी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। फूड मिनिस्ट्री चीनी के उत्पादन और मौजूदा स्टॉक का कर रही है आंकलन। एमसीएक्स कॉटन की तेजी पर नहीं लग रहा ब्रेक। आज फिर करीब 1% की तेजी के साथ कारोबार। एक महीने में 18% की बढ़त, लेकिन आइस कॉटन इस वक्त 7 हफ्ते के हाई से मुनाफा वसूली। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की उठापटक पे पहले ध्यान दे लेते हैं। और नवनीत, आपकी टॉप पिक वहां पे कहां होगी? मनीषा जी, लास्ट 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में फिर से एक तेजी का रुख बनता हुआ नजर आ रहा है और मैं गोल्ड में बाय करके चलना चाहूंगा। 51,600 के ऊपर बाय किया जा सकता है। 51,850 तक के स्तर हम देख सकते हैं और 51,450 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही साथ बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में 2-3 दिनों के करेक्शन के बाद आज थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने मिल रहा है सेकंड हाफ में, और मुझे लगता है सेकंड हाफ में और कल के सेशन में थोड़ा बहुत बायस जो है वापस तेजी का हो सकता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही अच्छा लग रहा है। जिंक 318 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 322 324 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं और 316 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, तो टॉप ट्रेड्स हैं यहाँ पर मेटल स्पेस में। लेकिन अनुज, आप कैसे देखते हैं एग्री या नॉन एग्री स्पेस में आपकी टॉप पिक्स कहाँ हैं? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। अगर हम देखें तो मसालों में मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो टर्मरिक में काफ़ी लोअर लेवल्स हैं, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 7,300 के आसपास। 7,150 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 7,550 7,600 तक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली कॉटन एक पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कॉटन के अंदर क्योंकि भाव जो है करीबन 50,890 के आसपास तक आए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी और एक तेजी का ट्रेंड रहेगा। यहाँ पे तो खरीदारी का ट्रेड रहेगा, करीबन 50,000 के आसपास खरीदारी करें। 49,600 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 50,900 51,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉन एग्रो में अगर बात करें तो क्रूड हमें लगता है कि एक ओवरसोल्ड जोन में है, जहां पर एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि कल हमने यूएस की इन्वेंट्री काफी ड्रॉडाउन होती हुई देखी थी, जिससे एक सपोर्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर करीबन 7,000 के आसपास खरीदारी करें। 6,850 का स्टॉप लॉस लगाएं। 60,250 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो वो कच्चे तेल में कॉटन में यहाँ पर स्ट्रैटेजीज आती हुई। लेकिन बात हम यहाँ पर अब शुगर सेक्टर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे अगले सीजन के लिए सरकार जल्द ही एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक एक्सपोर्ट पॉलिसी पर सरकार 2 विकल्पों पर विचार कर रही है और अलग अलग चरणों में एक्सपोर्ट कोटा तय किया जा सकता है। पूरी खबर के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, नमस्कार। शुगर सेक्टर को लेकर क्या कुछ आ सकता है? जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2 डिफरेंट चरणों में लेवल्स पे ये खबर है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, दरअसल अगले शुगर सीजन जो कि जैसा कि आपने कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, उसके लिए सरकार बहुत जल्द नई शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है। दरअसल जो सरकार ने कहा था कि चीनी आपको एक्सपोर्ट करना है, वो इसी शुगर सीजन के लिए था, यानी जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है। अब अगले शुगर सीजन के लिए सरकार की तरफ से एक पॉलिसी का आना जरूरी, एक्सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगी। तो अब सूत्र मुझे बता रहे हैं कि फूड मिनिस्ट्री इस बात का आकलन करने में जुटी है कि आखिर चीनी का अंतिम उत्पादन कितना हो
कितना होगा, कैरी ओवर स्टॉक कितना होगा, और इन सब के आकलन करने के बाद ये देखेगी कि घरेलू खपत करने के बाद कितनी चीनी बचती है यहाँ पे, और फिर कैरी ओवर स्टॉक को घटाने के बाद कितना हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे, और उसके आधार पर सरकार एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान करेगी। यहाँ पे दो अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। एक विकल्प ये है कि पूरे शुगर सीजन के लिए सरकार एक मुश्त कोटा तय कर दे कि इतना आपको एक्सपोर्ट करना है। ये कोटा कितना होना चाहिए, तो इसको लेके इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने 80 लाख टन कोटा देने की मांग की है। दूसरा विकल्प यह है कि एक मुश्त करने की बजाय अलग अलग किस्तों में सरकार जो है सो चरणों में शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे, ताकि घरेलू बाजार पर इसका असर ना पड़े। तो दो अलग अलग विकल्प है जिस पर विचार किया जा रहा है, और इन सब कवायद के पीछे दो वजह है। पहली वजह है कि घरेलू बाजार में चीनी के दाम ना बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि चीनी कंपनियों के ऊपर दबाव ना बने और चीनी कंपनियां विदेश में जाकर एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमा सके। दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी जो चीनी की कीमतें हैं उसको देखते हुए ब्राजील और थाईलैंड जैसे जो चीनी उत्पादक देश हैं वो अभी से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दी हैं। ऐसे में अगर भारतीय कंपनियां पीछे रह जाएंगी तो फिर आगे नुकसान होगा। इसलिए सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान किया जाए। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण उस खबर के लिए। तो क्लियरली ये बातचीत तो चली रही थी और काफी हद तक शुगर एसोसिएशन की तरफ से हमने सरकार से ये बातचीत भी देखी थी कि अगले सीजन के लिए कम से कम यहाँ पर अभी ही अगर वो नंबर तय कर देंगे तो उनको पता होगा कि यहाँ पर क्या काम किया जा सकता है। और जैसे बात की जा रही है कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैरी फॉरवर्ड, ये तीनों नंबर्स जब एक बार तय हो जाएंगे उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए क्या चीनी बचती है उसके ऊपर यहाँ पर बात होगी। काफी हद तक एक लंबा मोटा मोटी यहाँ पर नंबर है मार्केट के पास कि किस तरह की हम प्रोडक्शन और चीनी का उत्पादन देख सकते हैं। एथेनॉल के लिए यहां पर कितना जाएगा, कितना कैरी फॉरवर्ड है, कितना एक्सपोर्ट होगा, तो वो नंबर्स के एज ऑफ नाउ सरकार आंकलन कर रही है और बहुत जल्दी माना यह जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में हम ये नंबर एक्सपोर्ट का सरकार की तरफ से आता हुआ देखेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी है, साथ ही श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आपका समय देने के लिए भी आप लोगों का शुक्रिया। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले साल हमने एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होते हुए देखा है 100 लाख टन का, और उसके ऊपर भी कुछ अलाउंसेस हमने आते हुए देखी हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या नंबर का इंतजार है इस बार? इस बार मंशा जी मेरा अंदाज है कि तकरीबन 11 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से हो जाएगा बाय सितंबर एंड। तो मैं समझता हूँ ये एक रिकॉर्ड होगा। और जहां तक अगले साल का सवाल है, मैं समझता हूँ अगले साल भी हिंदुस्तान में शुगर की कोई कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि इंद्रदेव हिंदुस्तान में शुगर की जो एरियाज हैं उस पर पूरी उनकी मेहरबानी रही है। और इवन शुगर का जो रकबा है वो इस बार तकरीबन 4% बढ़ा है। तो अगर हम लोग अपना नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट बनाएं तो रफली अबाउट 41 मिलियन टन या 410 लाख टन के हम लोग शुगर या सुक्रोज का एस्टिमेट करते हैं कि इतना होगा। और अगर इसका डिस्पोजल देखें प्लस इसमें आप इस साल का कैरी आउट हम लोग गिनते हैं कि 6 से 6.5 मिलियन टन के आसपास कैरी आउट होगा। तो अगर 47-47.5 लाख या मिलियन टन की अपने पास स्टॉक की पोजीशन है ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, और उसका अगर डिस्पोजल अब गिने तो 27 मिलियन टन या 270 लाख टन तो अपने डोमेस्टिक में जाएगा। 5 मिलियन टन या आउटर लिमिट 50 लाख टन शुगर डाइवर्ट होगी टुवर्ड्स एथेनॉल। मैं समझता हूं कोई कारण नहीं है कि अगले साल भी हिंदुस्तान को 9 से 9.5 मिलियन टन से कम एक्सपोर्ट का मौका मिले। और जहां तक इसका गवर्नमेंट को जो डर है कि दाम तेज हो जाएंगे या कुछ, तो उसका सबसे बढ़िया सिंपल तरीका है कि अगर अपने एस्टिमेट करते हैं कि 8 से 9 मिलियन टन एक्सपोर्ट होगा तो आप मार्च तक 5-6 मिलियन टन का एक्सपोर्ट अलाउ कर दीजिए अंडर OGL। और वो जो बातें चल रही है ना MEQ और वो सब कि मैक्सिमम एडमिसिबल एक्सपोर्ट कोटा, वो सारी बातें बेमानी हैं, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली रोज अपने को गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। और जो यूनिट्स नॉर्थ की हैं जहां पे कि शुगर का दाम ऑलरेडी ऊंचा रहता है और वो शुगर डेफिसिट स्टेट है, वो वैसे भी एक्सपोर्ट नहीं करने वाली हैं। पर जो महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटक की मिल्स हैं जो पोर्ट के नजदीक है, वो बेचारी उसमें क्या नाम उनको तकलीफ होगी, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। वो अल्टीमेटली MEQ को खरीदेंगी और वो सब MEQ के सर्टिफिकेट्स की खरीद फरोख्त चालू होगी। मैं समझता हूँ सिंपल तरीका है कि गवर्नमेंट को OGL के अंदर एक्सपोर्ट परमिट कर देना चाहिए।
अगर डर है दाम बढ़ने का तो स्टार्ट पे तो आप 6 मिलियन टन का कोटा रिलीज करिए अप टू मार्च एंड देन टेक अ रीलुक। दैट इज माय टेक ऑन दिस। और भाई ये जितनी जल्दी अनाउंस करते हैं वो बेहतर है, क्योंकि वरना अभी थाईलैंड के भी एक्सपोर्ट का चालू हो जाएगा तो इंडिया को जो विंडो मिल रही है वो शायद विंडो भी कम हो जाएगी। एब्सोल्युटली। और जो खबर हमें मिली है अतुल जी दिल्ली से, वो यही है कि अगले 3-4 दिनों में ये हम होता हुआ देख भी सकते हैं। प्रफुल्ल जी, आपसे ये सवाल है, क्लियरली एसोसिएशंस की तरफ से हमने रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर सरकार की तरफ जाते हुए देखी हैं, और एक मुद्दा यहाँ पर सभी ने उठाया वो ये था कि जल्दी नेक्स्ट सीजन का यहाँ पर अलाउ कर दिया जाए, ज़्यादा अलाउ किया जाए, एटलीस्ट यहाँ पर पता हो। और जैसे अतुल जी भी कह रहे हैं कि 8 से 9 मिलियन टन हम फिर से एक्सपोर्ट यहाँ पर कर पाएंगे, 2 भागों में से बांटने की ऑफकोर्स बात की जा रही है। आप क्या लेटेस्ट सुन रहे हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से? ऐसा है कि हमने जो अभी फिगर्स जो बताए हैं अतुल जी ने, तो अतुल जी के फिगर्स के साथ काफी हम लोग कबूल करते हैं। और पर इसमें जब हमारी कोई डिस्कशन हुई थी गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो प्रोजेक्शंस ऑफ शुगर प्रोडक्शन जो रहते हैं वो लास्ट ईयर में यानी जो 21-22 की सीजन में 13 से 16% तक गलत गिरे थे। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर दोनों तरफ में अगर ये होता है, समझो कभी प्रोडक्शन कम हो गया, तो फिर हमने जो कॉन्ट्रैक्ट की परमिशन समझो एक बार 7 मिलियन या 8 मिलियन की दे दी है, और फिर उसको रिवोक करना हो तो फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में नाम खराब होना हो जाता है। तो SHRA में ये 2 ऑप्शंस डिस्कस हुए थे कि पहले एक 5 मिलियन टन का अलाउ किया जा रहा है, और जनवरी फरवरी में जब शुगर प्रोडक्शन के नंबर्स एकदम कंफर्म मिलते हैं कि इतने ही होंगे, तो गारंटी के जैसा रहता है, तब उसको रिव्यू किया जाए। तो एक साथ में ही 8 मिलियन टन या 7 मिलियन टन, हमारी एसोसिएशन ने 7 मिलियन टन का दिया है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड जो ये साल रहेगा वो सेम कैरी फॉरवर्ड अगले साल लगेगा। तो कैरी फॉरवर्ड से तो कुछ अपने को एक्सपोर्ट करने के या इथेनॉल के लिए तो कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, वो तो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए है 2 महीने के या 2.5 महीने के। और जहां तक अगले साल का प्रोडक्शन अभी इनिशियल जो मिल रहे हैं वो 35-36 का मिल रहा है। तो अगर इसको हम 36 का भी पकड़े तो 36 में से हमारे हिसाब से तो 27.5 का जो प्रोडक्शन है ये कंजप्शन शुगर के लिए डोमेस्टिक में लगता है। अब ये बाकी रहा 8 मिलियन टन, 8 में से 5 मिलियन टन चला जाएगा ये 35.5 का जो शुगर का प्रोडक्शन इथेनॉल छोड़ के। तो 8 मिलियन टन जो बाकी रहता है, या 7 या 8 मिलियन टन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए दे सकती है, उसमें से पहले 5 मिलियन टन का एक दे दिया जाए तो अच्छा हो। अब जहां तक पॉलिसी मैटर है, 2 एक OGL है या MAQ की है। MAQ में अतुल जी ने बताया वो बरोबर की खरीद फरोख्त होती है, तो हमने ये बार MAQ विदाउट स्वीपिंग, यानी अगर मिल को जो कोटा दिया जाएगा उसको अगर नहीं देना है तो 1 महीने में वो रिटर्न कर देवे, फिर उसका रीएलोकेशन हुआ जाए। पर MAQ से क्या होता है कि ये इस बार जो OGL में डर लगा कि ज्यादा चीनी निकल जाएगी और फिर शुगर को रिस्ट्रिक्टेड में डाला गया DGFT उसमें, तो ये दिक्कतें आती है उसके हिसाब से ERO मिलाने की। और जो ये पहले की जो सिस्टम थी कि मिलों को ही कोटा दिया जावे MAQ के नीचे, और अगर वो ट्रेडेबल नहीं है तो क्या होता है कि क्वांटिटी से ज्यादा नहीं जा सकती है, वो एक डेफिनेट हो जाती है। और उसको क्या है कि बिजनेस जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के जो डिफॉल्ट्स और जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उससे दिक्कत नहीं रहती है। तो हमारी एसोसिएशन ने उसको MAQ की डिमांड की हुई है विथ नो स्वैपिंग, यानी कोई खरीद फरोख्त उसकी नहीं की जावे, और फिर जो है उसका रीअलॉटमेंट किया जावे। अब ये पूरे संस्था का जो अभिप्राय है, पर ओवरऑल यस, जो 7 से 8 मिलियन टन का हम सोच रहे हैं कि अगले साल एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब बात ऐसी है कि फिलहाल ऑलरेडी नाइबोट और लिफे पे जो सौदे हो रहे हैं वो अक्टूबर के हो रहे हैं। 1 महीना तो हो गया कि हमारे कोई बिजनेस हुए नहीं है। तो अक्टूबर में अगर वर्ल्ड में बिजनेस हो रहा है और इंडिया से नहीं हो रहा है, तो ये हमें जो मेहनत करके एक अच्छी सी मार्केट ये बार 11-11.5 मिलियन टन की बना ली है, और हमारे पास जो गल्फ कंट्रीज, एशियन कंट्रीज की जो है, कहीं उन लोग ने बाहर जाके और कहीं से चीनी ले ली, तो ये जो ट्रांसपोर्ट बेनिफिट कॉस्ट रहता है या टाइमिंग ऑफ शिपमेंट का रहता है, जैसे ब्राजील से चीनी लेके आओ तो 2-2.5 महीने लगते हैं,
और अगर इंडिया से जावे तो 10-15 दिन में पहुंच सकती है। वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा रहती है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहती है। तो वहाँ का सुक्रोज लेवल जो है वो नीचे रहता है, हमारा सुक्रोज लेवल काफी हाई रहता है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये सब हमारे जो पॉजिटिव एसेट्स है उसका यूटिलाइजेशन टाइम पे हो जाए, नहीं हो पाएगा क्लियरली। तो जैसे आप दोनों ने ही कहा कि अगर टाइमली ये नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर चाहे जैसे भी आए, ऑफ कोर्स बीच में कुछ क्लॉजेस हैं, वहां पर अगर ज्यादा क्लैरिटी के साथ होता है तो आराम से चीनी यहाँ पर एक्सपोर्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया अतुल जी, प्रफुल्ल जी साथ जुड़ने के लिए और हमारी वो एक्सक्लूसिव खबर पर अपना एक एनालिसिस भी देने के लिए। वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर जोड़ते हैं। हमारे साथ जोधपुर से प्रदीप जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार प्रदीप जी, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैडम जी। मैं बोला था मेरे अंजी के 630 में मैडम 20 लॉट सेल किए हुए हैं, 630, 620, 25। तो क्या करूं मैं, अभी तक होल्ड है मेरे पास, तो क्या करना आगे, क्या स्ट्रेटजी लग रही है कि भाई ये घटेगी या फिर बढ़ेगी, क्या करना चाहिए मेरे को मैम बताओ। ऑलराइट, प्रदीप जी ने यहाँ पर नेचुरल गैस बेचा है और एवरेज यहाँ पर 630 की बन रही है। नवनीत क्या राय देंगे, क्योंकि काफी ऊपर है फिलहाल भाव? इनके भाव से काफी ऊपर है और इन्होंने एक्सिट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी एनजी में थोड़ी सी तेजी का रुख रह सकता है और 755 के ऊपर अगर एनजी की चाल चलती है तो 780 भी दिखा सकती है। कोई भी डिप पे एग्जिट करना बेहतर रहेगा, यहाँ पर इतना लंबा पोजीशन होल्ड करना एडवाइजेबल नहीं है और मुझे लगता है कि 720 भी अगर आए एक बार तो इनको काट के अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑलराइट प्रदीप जी, वो आपके लिए राय है। कुछ गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है 20-25 रुपए की, तो पोजीशन से निकल जाना चाहिए। हमारे साथ अब महाराष्ट्र बुल्दाना से किशोर जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार किशोर जी, आपका सवाल क्या है? हाँ, मैं एक फार्मर हूँ मैडम, किसान हूँ। मेरे पास में 100 क्विंटल कॉटन है, तो अभी होल्ड करना चाहिए या जाकर बाय करना चाहिए, इस पे कुछ मुझे सलाह दीजिए। किशोर जी, अभी आप मुनाफे में हैं जिस तरह के कॉटन के भाव ऊपर चढ़े हैं? हाँ, मैं घर का ही मैडम, मैं किसान हूँ। ओके, अनुज क्या राय देंगे किशोर जी को? 100 क्विंटल कॉटन इनके पास पड़ी हुई है, बेचें और खरीदें, क्या लगता है आगे? हाँ देखिए, हमें लगता है कि इनको एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देखे तो लाइफ टाइम हाई के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और आगे हम देखेंगे कि नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी, तो बेटर है कि एक बार यहाँ पर इनको निकल जाना चाहिए। करंट रेट से खरीदारी ना करें, भाव अगर नीचे आए 49,000 के आसपास तो ही खरीदारी करें। जैसे कि किसान है तो मुझे लगता है कि अगर इनको मुनाफा मिल रहा है इनकी क्रॉप में फिजिकल में, तो एक बार मुनाफे को भुना लेना चाहिए और मुझे लगता है क्रॉप को निकाल देना चाहिए। ऑलराइट, तो किशोर जी एक बार मुनाफा घर लेके जाइए और उसके बाद थोड़े से भाव गिरेंगे तो फिर खरीदना चाहिए। नई फसल 1 महीने में आ जाएगी तो उसका भी प्रेशर आगे जाकर दिखेगा। इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। नवनीत, अनुज, आप दोनों का शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।